अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 12 स्टार्ट हो गया जी। आज हमारी क्लास 20 मिनट लेट शुरू हुई है जी, माजरत के साथ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि 10 मिनट कम होगी क्लास में। 10 तो मैं एक्स्ट्रा ले लूँगा आपके, लेकिन 10 मिनट जो है वो क्लास की ड्यूरेशन ज़रा कम होगी। वैसे भी ज़रा रमज़ान पैकेज चल रहा है, आप लोगों को पता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके थे ऑलमोस्ट। इस क्वेश्चन में मेंटेनेंस के अलावा कोई मसला है तो बताएं। अच्छा, जो मेंटेनेंस है ना जी, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन अच्छे से समझ आएगी जब मैं आपको एक्रूवल रिवाइज करवा दूंगा। और जिनका एक्रूवल अभी भी फ्रेश है, मतलब फ्रेश मतलब थोड़ा बहुत याद है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, उनको इंशाल्लाह ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसके इंतज़ार की, भी उनको वैसे समझ आ जानी है। खैर चले, अब पीएनएल के अंदर हमारा डेप्रीसिएशन और ट्रेनिंग आ चुका था, ऐसे ही है। कौन कौन से साल थे जी? 31 दिसंबर, 15, 14, 13। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको पता है ये पीएनएल जो होता है ये फॉर द ईयर होता है, ऐसे ही है जी। फॉर द ईयर यानी एक साल का खर्चा, ऐसे ही है। अब उसने सवाल के अंदर बताया था हमें मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है 3 ईयर का। 3 ईयर परचेज किया है हमने, 3 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये पैसे दे दिए और कॉन्ट्रैक्ट किया अगले 3 साल तक हमें ये मेंटेनेंस मिलेगी, जिससे हमने ये मेंटेनेंस सर्विसेज ली हैं। हमें मेंटेनेंस देता रहेगा, अगले 3 साल तक मेंटेन करके देगा हमारे इस प्लांट को, इस मशीन को, ठीक है। अब रहने दो, तुमने कि नहीं किया हुआ था, पता लग गया था मुझे, जाओ अब भागो। अच्छा जी, अब मेंटेनेंस 3 साल की ले ली है आज ही, क्या सारी आज एक्सपेंस आउट कर सकते हैं? नहीं, एक्सपेंस तो फॉर द ईयर होना है। तो बचपन में आपने ये बात पढ़ी थी, और जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी हुई वो वेट कर लेंगे अब एक्रूवल की, जब मैं रिवीजन कराऊंगा, कि अगर आप कोई खर्चा आज पे कर दें फ्यूचर का, तो आज वो देखे ना, जैसे ये आपने एसी खरीदा था, तो आपने कहा था ये कॉस्ट है जो आपने इनकर की, ठीक है। तो इस कॉस्ट को एक्सपेंस क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि अगले कई साल इस खर्चे से आपको फायदा आना था। तो इसको आपने एसेट बनाया था, और आहिस्ता 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 जैसे जैसे इससे फायदा आता गया, डेप्रिसिएशन के नाम से इसको एक्सपेंस बनाते गए। तो अगर आपने मिसाल के तौर पे अगले 2, 3, 4, 5 साल का कोई खर्चा आज ही पे कर दिया है एडवांस में, तो ये क्या सारे का सारा आज आपने यूज अप कर लिया है? इसकी भी नेचर इसी तरह की है कि ये जो पैसे आपने आज दिए हैं, ये पैसे आपको फ्यूचर में फायदा देंगे। क्या फायदा देंगे? फ्यूचर में आपको मेंटेनेंस मिलती रहेगी, लेकिन आपको पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको भी आज क्या करेंगे, जिस वक्त हम एडवांस में कोई खर्चा पे करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम उसको एसेट बनाते हैं, और जैसे जैसे वो सर्विस लेते चले जाते हैं, वो एसेट खत्म करके, बस वहां पे डेप्रिसिएशन के नाम से एसेट खत्म होता था, यहाँ पे एक्सपेंस बन जाता है। जैसे प्रीपेड रेंट है तो रेंट एक्सपेंस बनाते जाएंगे, प्रीपेड रेंट क्रेडिट करके खत्म करते जाएंगे, ठीक है जी। ऐसे ही ये इंश्योरेंस है या ये मेंटेनेंस है जो प्री पे कर दिया आपने, तो आप इसको जब जैसे जैसे सर्विस से लेते जाओगे, आप वो उस नाम का वो इंश्योरेंस एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस ये डेबिट करते जाओगे, और ये जो आपने एसेट बनाया था प्री पेमेंट के नाम से, इसको क्रेडिट करके खत्म करते जाओगे, ठीक है। तो अब मामला कुछ ऐसे है कि इस वक्त हम मौजूद हैं कौन से साल में जी? 2013 वाले साल में मौजूद है, ठीक है जी। 2013 के अंदर 528 रुपए पे किए हैं आपने, ठीक है। अब देखो, ये 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये 2013 में जो 528 पे करके किया है, इसमें से 1 साल का तो एक्सपेंस बन जाना है ना। इसका 1 साल की तो सर्विस यूज कर लेनी है, ठीक है। तो 1 साल कितना बनता है जी? 528 डिवाइड बाय 3 करें जरा, 170। तो ये 176 हर साल, 2013 में भी, 2014 में भी, और 2015 में भी ये एक्सपेंस बनेगा, कोई शक? तो ये तो आ गया सीधा सीधा एक्सपेंस, इसमें तो कोई मसला नहीं। तो जहाँ पे डेप्रिसिएशन, आपके सवाल में डेप्रिसिएशन और ट्रेनिंग आ रहा था ना, उसी के नीचे आप ये तीसरी चीज़ लिख लें। असल में उन्होंने कहा था कॉपी वो तस्वीर बना के ले आते, लेकिन वो भूल गए फिर, तो कोई बात नहीं है, आप ऐड कर लें इसको। मेंटेनेंस एक्सपेंस, अब यहाँ थोड़ा सा वर्किंग शो करनी पड़ेगी एग्जामिनर को कि हमने ये 528 डिवाइडेड बाय 3 किया है, तो हर साल का ये 176
6 का एक्सपेंस आ रहा है। ठीक है जी, जैसे यूं चलना चाहिए था 13, 14, 15। ठीक है, बस सही है। अच्छा अगली बात, अब 13 में जब आपने ये 528 पे किए थे तो 13 के एंड तक 1 साल तो आपने इससे सर्विस ले ली थी, तो 1 साल तो एक्सपेंस बन गया था, तो कितने साल फिर प्रीपेड रह गए अभी भी? 2 साल के। तो आप अगर 528 में से 176 माइनस करें, अच्छा अब नॉन करंट एसेट्स में जहां पर आपका पीपीई आ रहा था, पीपीई लिखा था, क्या लिखा था, मशीन लिखा था, मशीन लिखा था, ठीक है, मशीन आ रहा था, ओके। उसी मशीन के नीचे प्रीपेड मेंटेनेंस, ठीक है जी, ये आ रही है। क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा अरसे पर फैली हुई है तो हमने यहाँ पे आकर लिखा यूं करके 2013 के एंड पर, मैंने कहा जी 2013 के एंड पे मामला ये है कि 528 रुपये हमने पे कर दिए थे। अच्छा ये किस किस को समझ बिल्कुल नहीं आ रही, बता दें उनके लिए भी, खैर अभी वक्त आना है क्योंकि उन्होंने शायद एक्रूवल प्री पेमेंट्स का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, इंट्रो का टॉपिक है, तो कोई बात नहीं, मुझे भी पता है इस तरह के बच्चे भी आए होते हैं, इसलिए हम वो 2 से 3 दिन लगाते हैं उसके ऊपर फुल फ्लैज, यानी 2 से 3 दिन यहाँ वाले 2 घंटे का लेक्चर है, तो तकरीबन कोई 5-6 घंटे 5 से 6 घंटे इस पर लगते हैं, और फिर लगने के बाद माफ़ी नहीं है, फिर वो आगे चलता रहता है हर टॉपिक में तकरीबन, तो इंशाल्लाह जिनको समझ नहीं आ रही आ जाएगी, ओके। बाकी वो फिर अभी इंतज़ार फरमाएं और इन्जॉय करें ना पढ़ के आने को, ठीक है। अब मैं मौके भी पढ़ा सकता हूँ ना जी, ठीक है, अभी एक टॉपिक चल रहा है अभी तो इसको नहीं छोड़ सकते, तो 528 माइनस 176 किया, ये देखो ये वाला माइनस हुआ, तो बकाया क्या बच गया जी 350, ये 352 जो है ये अभी प्री पेमेंट है। लेकिन अब एक छोटा सा मसला और भी है, करंट नॉन करंट वाली बाइफरकेशन ये भी वही सिखाऊंगा इंशाल्लाह। असल में ना मैंने एक्रूवल वाला टॉपिक आपको करवाना होता है जब मैंने आपको IAS 23 शुरू कराना हो, मजबूरी है, उससे पहले तो कराना ही पड़ता है। फिर IAS 23 के अंदर, IAS 20 के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो IAS 36 और IAS 40 ये 2 स्टैंडर्ड्स है, चूँकि मैं ये IAS 23 और 20 से पहले कराता हूँ, इसलिए नॉर्मली एक्रूवल थोड़ा डिले हो जाता है। पहले हम IAS 36, IAS 40, IAS 16 के बाद फ़ौरन कर लेंगे, फिर एक्रूवल करके ही आगे चल सकते हैं, तो एक्रूवल का इंतज़ार है। तो बहरहाल ये सिखाऊंगा वहाँ पर। ये जनाब यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आप हैं, आपको अपना आप नजर आ रहा है, ये आप हैं, ये आप मौजूद हैं इस वक्त 31 दिसंबर 2013 पे, और यहाँ खड़े होकर आप देख रहे हैं कि हमारे ऊपर जो इस वक्त हमारे पास जो एसेट है वो कितना है जी 352 का। लेकिन ये 352 रुपये का जो एसेट है, ये एसेट क्या सारे का सारा अगले 1 साल में फ़ायदा दे रहा है? क्या सारे का सारा 1 साल अगले में नहीं, बल्कि उससे आगे जाके फ़ायदा दे रहा है? नहीं, ना ये तितर है ना बटेर, ना ये अगले 1 साल में सारा फायदा दे रहा है, ना ये अगले 1 साल से आगे जाके सारा फायदा दे रहा है, बल्कि ये तो अगले साल भी कुछ फायदा दे रहा है, उससे अगले साल भी कुछ फायदा दे रहा है। इसलिए क्या होगा जी, ये करंट पोर्शन, यानी ये ऐसा पोर्शन है इस एसेट का जो अगले 1 साल में फायदा यानी एक्सपेंस बन जाएगा, ठीक है, फायदा मिल जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, इसकी भी बहस वैसे वहीं जाके कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप किताब वाला सोल्यूशन ना देखें तो मेरे ख्याल में ऐसे ठीक रहेगा। मशीन वाला तो आपने लिखा हुआ है ना, तो ये 352 बच गया। फिर 2014 में आएंगे आप, तो 2014 के अंदर ये देखें 352 में से फिर 176 माइनस हो जाएगा, और कितना बच जाएगा, फिर 176 ही बचेगा, ठीक है जी। वो 176 आपका 2014 के अंदर प्रीपेड आ जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि 15 में सारा फायदा मिल गया, ठीक है। करंट नॉन करंट की बाइफिकेशन में करने लगा था, समझाने लगा था, फिर मैं कहा छोड़ो मिट्टी पाओ, ये इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो कर लेंगे। तो भाई 528 रुपये अगर आज पे करते हैं, उसमें से 176 का फायदा ले लेते हैं, तो बाकी 352 का फायदा अगले 2 साल में आना है, इसलिए ये एसेट प्री पेमेंट मैंने नॉन करंट में लिख दिया। करंट नॉन करंट में वैसे करना चाहिए था अलग अलग, लेकिन चलो करना है तो बता दो, किस किस को समझ आया, अलग अलग करना चाहिए वैसे, चलो कर देता हूँ जी। नहीं चुप है, प्रीपेड मेंटेनेंस भाई ये टोटे टोटे होना चाहिए। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं लिया इंट्रो में तो मैं कह रहा हूँ वेट करें, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं आप लोगों की बचपन की कमज़ोरियाँ अब थोड़ा बहुत आगे जाके दूर करता रहूँगा, कोशिश ही कर सकता हूँ जी बचपन की कमज़ोरियाँ जी। अच्छा सॉरी, 352 जो है ना जी, ये 352 यहाँ पे जो बना है, ये 352 एसिड तो है,
ये नॉन करंट में शो करें या करंट में, क्वेश्चन ये पैदा होता है। तो जो अगले 1 साल में एक्सपेंस बन जाना है वो करंट, और जो अगले 1 साल में भी नहीं बनना वो नॉन करंट। तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पे आकर लिखना है प्रीपेड में कि जनाब यहाँ पर ये यहाँ पे ये ऐसे कि जी 13 के एंड पे खड़े होकर 176 अगले 1 साल में एक्सपेंस बनना है, तो फिर बाकी का सारा जितना भी है वो नॉन करंट बन जाएगा, लेकिन वो इत्तेफाक से बनता है 176 ही है। फिर जब आप 14 के एंड पर आते हैं तो 176 आपके ऊपर आपका एसेट है जो सारे का सारा अगले 12 महीने में बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, नॉन करंट में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो असल में तो ये ऐसे है सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन अब पहले मेरा दिल किया जाने दूं, फिर मैं कहा नहीं रहने दो, जाने नहीं देते। अच्छा इधर देखो, ये 352 रह गया था, अगर यूं देखना है 352 में से 176 मजीद निकल गया तो कितना बच गया, 176। तमीज से ज़रा लिखना चाहिए वैसे। 352 ये क्या है, 352 क्या है, ये टोटल जो एसेट था ये 352 बनता है ना। 352 में से मजीद 176 14 वाले साल में एक्सपेंस बन गया, ऊपर देखो तो कितना बच गया, सिर्फ 176। अब ये सारे का सारा 176 14 में करंट है, तो ये जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है ना, जीरो लिखा हुआ। और उसके बाद अगले साल में तो कुछ बचा ही नहीं, सारे का सारा एक्सपेंस हो गया। तो ये ऐसे ही कम्प्लेक्स किया आप लोगों ने। सादा मैं लिख रहा था 352 मुझे लिखने में, पर नहीं, मज़ा नहीं आता हमें, तो अब ले मज़ा। अच्छा फिर भी किस किस को बिल्कुल समझ नहीं आई, एक बिल्कुल समझ नहीं आई, मैंने बोला किसकी, हाँ तो छोड़ो फिर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है जी। और किसको बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल। हाइब्रिड में भी एक बच्चे को नहीं आई थी, कौन सा था हाइब्रिड में, फीमेल स्टूडेंट में, हाँ बिल्कुल 2 3, ठीक है डन। चलें जी, तकरीबन मैं अब अंदाज़ा बता रहा हूँ, तकरीबन कोई 40-42 लेक्चर्स के आसपास जब हम पहुँचे होंगे तो फिर एक्रूवल करेंगे। ये क्या, इसका डैडी भी आपको फिर समझ आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्या होया, ये इधर था, ठीक है। चलें जी, बहरहाल नोट तो फरमा लें और निशान लगा लें इसके ऊपर, किसके ऊपर, इसके ऊपर, और इसके ऊपर निशान लगा के इसको यूं करके आप लिखें। जिनको समझ नहीं आया वो उनकी बात करूं, बाकियों को लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है जी, पेंडिंग है। ये समझ आना क्या है, पेंडिंग है, ये समझ आएगा आफ्टर एक्रूवल डिस्कशन। और ये डिस्कशन, अब मैं लेक्चर नंबर इसलिए लिख रहा कि तुम बाद से पढ़ लेंदे हो। मैं 40 लिख दा तो तुझे को 42-43 हो गए ने, सर आपने शुरू नहीं किया। वो देर सवेर होती रहती है, आप लोगों की स्पीड के हिसाब से मेरी स्पीड चलती है। आपको समझ आ रहा है चल रहे हैं, नहीं समझ आ रहा रुक गए हैं, बस ये तो ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। तो ये ज़रा मैं लेक्चर नंबर नहीं लिख रहा, वैसे मैंने आपको अंदाज़न बता दिया है कि ये 40 और 50 के दरमियान किसी वक्त भी होगा, ठीक है ना। ज़रा लंबी रेंज दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा चलें, बहरहाल नोट फरमा लें। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट था, इसीलिए मैं कल इसको गोल कर गया था कि सवाल तो बाकी कर लें, क्योंकि ये IAS 16 नहीं था। IAS 16 आप कल कर चुके। अब देखो जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसके बारे में बताओ, मुश्किल काम तो वो था असल में। तो IAS 16 तो हम सारा कर चुके थे, ये बीच में एक्रूवल के एडजस्टमेंट है, IAS 16 के एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक्रूवल को आने दो। चलें जी, वो चेंज इन एस्टीमेट दिया था यार, वो भी अब करवाना पड़ेगा। हाँ है, नहीं करवाना तो पड़ेगा ना, ऐसे कैसे हैं, ऐसे कैसे, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सर भाई, जो चल रहा है वो तो चल रहा है वो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है चेंज इन एस्टीमेट में, कुछ बातें पक्की याद रख के आगे चलनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि ये भी वही वाली बातें, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। बड़े सवाल कोई जो है वो मतलब ऊपर से नहीं उतर आते, ये ज़मीन से नहीं उग आते। बड़े सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलकर बनते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। मैं क्वेश्चन नंबर 4 अब गुजार लिया मैंने, तुमने तब होश आया यार। तुम क्यों नहीं इजाज जाग के बैठते, जब उन्होंने फौरन कहना उस वक्त जा देना चाहिए ना माइक यार। हाँ बोलो, वैसे आप जबानी बोलो वरना मैं नहीं जा रहा अभी, बोलो। तो फिर जो जो रिमेनिंग थे उसमें ऐड कर देते। कल रिमेनिंग मैंने कितने निकाले थे,
12,000 में से माइनस किए थे 3200 और 4000, 6800 निकले थे। उसके अंदर 6000 बड़े थे, 8000 कितने बड़े, बाय 8000 होता तो वो उसके अंदर ऐड कर देते भाई। ये तो जबानी हो सकता है, ठीक है, ऐसा सवाल बंदा पूछ सकता है, ठीक है। ये 28,000 है, मतलब 8000 पे पहुंच, अंग्रेजी है, अकाउंटिंग नहीं है। और अगर कहता है बाय 8000 तो फिर रिमेनिंग जो लाइफ है वो 8000 से बढ़ जाती, ठीक है। लेकिन अब अगर जब आएगा तो तब देखेंगे ना, अभी जो सवाल सामने है वो समझ आ रहा है ना, तो किसी अगर का इंतजार करेंगे। अगर वाले सवालों से अवॉइड किया करें जरा, बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक एस्टिमेटेड फिगर है। डेप्रिसिएशन एक अंदाजा है। क्यों? क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीजें, आमिर भाई बहुत सारी चीजें, मैं इधर आ गया हूं, हम अंदाजे वाली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। मसलन यूजफुल लाइफ एक अंदाजा है। हमने सोचा था 5 साल चलेगा, 2 साल बाद नजर आ रहा है नहीं ये नहीं बचता, या 2 साल बाद नजर आ रहा है ये तो अभी इससे आगे 5-6 साल और चल जाएगा, अच्छी चीज निकल आती है कभी कभी। तो यूजफुल लाइफ इज एन एस्टीमेट। इट मे, अगर एस्टीमेट है मतलब अंदाजा है तो इट मे चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एसेट। फिर रेजिडुअल वैल्यू इज एन एस्टीमेट। रेजिडुअल वैल्यू इज एन, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू क्या है, आज खड़े होकर एक अंदाजा लगा रहे हैं कि लाइफ के एंड पे इस एसेट से इतने पैसे हमें मिल जाएंगे। अब वो 2 साल गुजरे कि हमने सोचा 10 साल गुजरने पर ये एसेट इतने रुपए का बिक जाएगा। 2 साल गुजरे, भाई वाला एसेट याद है जिसने वो एक टायर के ऊपर चलाया था, तुमने चलाया था, हाँ, एक टायर पे चलाता रहा, जंप को दूर देख के और तेज कर लिया था। अब उसका जो एसेट है वो 2 साल बाद ही कह रहा होगा नहीं, 10 साल बाद जो सोचा था उतने नहीं मिलने वाले। जबकि दूसरे भाई का एसेट कौन था जो सुबह सुबह टाकी मारता था उठ के, आया नहीं आज, देखा ना, टाकी मारते हुए देर हो गई होनी है। तो वो बाइक जो है उसे साफ सुथरी रखी हुई थी, उसकी बाइक को देखकर 2 साल बाद भी लग रहा है कि भाईजान ये 10वें साल के एंड पे जो सोचा था उससे भी डबल कीमत में बिक जाएगी। तो रेजिडुअल वैल्यू चूंकि एक अंदाजा है, एस्टीमेट है, और अंदाजा मे चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एसेट। और तीसरी चीज एसेट से रिलेटेड, अच्छा एस्टीमेट सिर्फ ये नहीं कि इस IAS 16 के अंदर ये डेप्रिसिएशन में अंदाजे हैं, हम पूरी अकाउंटिंग में अंदाजे यूज करते हैं बहुत सारे। आप बैड एंड डाउटफुल डेट पढ़ के आए, तो जो डाउटफुल डेट का अंदाजा लगाते थे 10%, 5%, स्पेसिफिक प्रोविजन, जनरल प्रोविजन, ये क्या था, ये भी एक अंदाजा था, एस्टीमेट था, और ये भी चेंज होता था, और इसकी अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली वो मैकेनिज्म ऐसा था कि वो हो जाती थी, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे अंदाजे हैं जो अभी आपको नहीं पता, आने वाली जिंदगी में आपके सामने आते जाएंगे, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग में बहुत सारे एस्टीमेट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। ये 23 पे करा दो यार, दूसरा दिन रोजा लगने लग गया, गर्म हो गए रोजे ना, कोई नहीं, इनको ठंड नहीं लगती, अच्छा इनके भी रोजा ठंडा ठंडा गुजरेगा, इसको बल्कि और नीचे करा दें, बुला लेना उनको। अच्छा तीसरी चीज क्या थी जी, अच्छा मैं अर्ज कर रहा था कि एस्टीमेट्स बहुत ज्यादा हम अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल आपके सामने आपकी जिंदगी में अभी तक एक अंदाजा जो आपने देखा है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन कहते ही अंदाजे को है, ठीक है। और दूसरा ये डेप्रिसिएशन के अंदर जो आप, डेप्रिसिएशन भी एक अंदाजा है, वो इसके अंदर अंदाजे वाली फिगर्स, अंदाजे वाली चीजें इस्तेमाल हो रही थी, ठीक है। तो तीसरा अंदाजा, तीसरा एस्टीमेट, तीसरी चीज क्या है जो आपकी इस डेप्रिसिएशन के अंदर अंदाजे वाली है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भाई ये मैंने सिर्फ इसकी बात की है, बाकी भी हो सकता है उनको ये वाला कर, उसको कोई जरूरत नहीं है, उनको चलाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको कर दो जहां बैठे हैं हम, एक गर्मी दे, पॉज करें ना जरा। अच्छा जी, तो फॉलोइंग एस्टीमेट्स मैंने कहा जी, डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन मेथड की बात कर रहा था कि डेप्रिसिएशन मेथड एक अंदाजा ही है ना, कि हमारा अंदाजा है कि हर साल फायदा बराबर आएगा। अगर बराबर नहीं आ रहा होता, पैटर्न डिफरेंट है, तो हम डिफरेंट मेथड यूज कर लेंगे, अंदाजा है, चेंज हो सकता है। तो ये एस्टीमेट्स हैं जो एसेट की लाइफ के अंदर चेंज हो सकते हैं, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू या डेप्रिसिएशन मेथड। अब हमने करना क्या है, हमने इसकी अकाउंटिंग सीखनी है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, एस्टीमेट चेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जी, अच्छा जरा सोच के बताओ, अगर इन 3 एस्टीमेट्स में से कोई एस्टीमेट बदला है तो फर्क किस चीज पे पड़ेगा, एसेट की कॉस्ट पे? नेवर एसेट की कॉस्ट पे क्यों पड़ेगा, एसेट को वो 100 रुपए का था वो 100 का ही रहना है। हाँ जी, पहले अगर एसेट मिसाल के तौर पे 10 साल पे डेप्रिसिएट करना था
तो 10-10 रुपए करके डेप्सिट हो रहा था। अभी 2 साल ही गुजरे थे तो एसेट की बुक वैल्यू अभी 80 बाकी थी जो डेप्सिट होनी थी। मैं ज़बानी बोल रहा हूँ, सवालों में देख लेते हैं, ठीक है, कि हमें लगा ओ नहीं 8 नहीं, अब तो 4 साल ही बाकी है, तो पैटर्न बदल जाएगा। 20-20 लाइफ बदली तो 20-20 रुपए करके अगले 4 साल में डेप्सिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लाइफ चेंज हो जाए या मेथड चेंज हो जाए या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए, उससे बस डेप्रिसिएशन की अमाउंट जिस साल में चेंज आया उस साल में और उससे ऑनवर्ड चेंज हो जाती है। एसेट की कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे जी, हम ना 2 चीज़ें निकालेंगे, ठीक है जी। हम दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। नंबर 1, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू, जो भी आप कहते हैं, कैरिंग अमाउंट कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं, आपकी मर्जी है, WDV भी कह सकते हैं। कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू या WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आया उस दिन की बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं जी, बता दें, आप बता दें, बड़े सवाल सूल करके हैं। कितने बच्चों ने ट्राई किए थे घर पे सवाल, बाकियों ने क्यों नहीं किए? क्लास वैसे ही आधी से भी कम हो गई हुई है ऑलरेडी जी। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालेंगे, लेकिन किस दिन? ये दिन पीछे लिखा हुआ है, एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हम निकालेंगे जी, यूज करेंगे रिवाइज्ड लाइफ, रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू। चलो रिमेनिंग लाइफ ही लिखता हूँ, ठीक है। रिवाइज्ड ही होती है रिमेनिंग लाइफ, लाइफ हम रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। तो यूज़ करें कैलकुलेट। एक तो हमने क्या करना है, बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ चेंज इन एस्टीमेट कैलकुलेट करनी है। ये मैंने ऊपर कैलकुलेट लिख देना चाहिए मुझे। वो अलग बात है कि हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि वो वहीं पर पड़ी होती है, पर असल में तो क्या करना होता है, हमने वो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। और फिर हमने दूसरा काम क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है जी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ठीक है ना जी। तो रिमेनिंग लाइफ वो भी किस दिन, एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, ठीक है जी। ये तो बात होगी जनरल। अच्छा, अब रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट करेंगे और अगली बात रेजिडुअल वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो चेंज भी ले लेनी है, और अगर रेजिडुअल वैल्यू चेंज ना हो तो पुराने वाली ही अज्यूम करनी है। और पुराने वाली का मतलब क्या, अगर पहले 0 थी नहीं बताया तो फिर भी 0 ही है ये भी देखना, ठीक है। पहले 500 थी, 500 ही है अगर चेंज नहीं है, और अगर चेंज हो गया तो चेंज वाली नहीं, ठीक है। तो ये भी बात लिख लूँ, ऐसे ही एहतियात एक लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। ये देखो, अब ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बना हमारा, कैलकुलेट depreciation expense by using this book value and remaining life, ठीक है जी। ये बात समझ आ रही है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कैलकुलेट करो बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, कैलकुलेट करो रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, और कैलकुलेट करो डेप्शन एक्सपेंस बाय यूजिंग ये वाली बुक वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ। समझ आ रही है बात की, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू कैसे लिखूं, इफ, हाँ यूं लिख देते, इफ रेजिडुअल वैल्यू इज रिवाइज्ड, इफ रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन। ये असल में अभी आमद हो रही होती है, इसलिए थोड़ा वेट कर लिया करें, जब मैं लिख रहा होता हूँ तो बाद में लिख लिया। इफ रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन, यूज इट, एल्स अज्यूम इट इज सेम, ठीक है जी। ये बात समझ आ रही है? अच्छा,
ये तो होगी ना जनाब। एक और बड़ी अहम बात जो कि शायद अभी वैसे तो करेंगे तो यही, लेकिन टेक्निकली जो लफ्ज़ है इसके लिए ना, चेंज इन एस्टीमेट जो है उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये बताने लगा हूँ। जैसे हमने 2012 में, अभी मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा, सवाल करके दिखाता हूँ। 2012 में हमने एसेट खरीदा, 12-13 में सही चला, 14 में आके एस्टीमेट चेंज हो गया, तो क्या करें? 12 और 13 की डेप्शन को भी हम छेड़ दें? एस्टीमेट अंदाज़ा जो होता है उसका चेंज कभी भी आपने जहाँ से चला आ रहा है वहाँ से सही करके नहीं लाना होता। जब चेंज आए, जैसे आपके प्रोविजन के अंदर जब चेंज आता था, तो अगर 10 साल से आपके डेटर्स प्रोविजन पे रिकॉर्ड कर रहे थे, प्रोविजन रिकॉर्ड करते आ रहे, तो क्या आप पिछले 10 सालों को सही करने बैठ जाते थे? नहीं, जो अंदाज़ा होता है उसकी तब्दीली सिर्फ जिस साल में आई उसी साल में और ऑनवर्ड्स हम ट्रीट करते हैं। इसको कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। क्या कहा जाता है जी? चेंज इन एस्टीमेट की एप्लीकेशन, चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है जी? प्रोस्पेक्टिवली। कैसे अप्लाई करते हैं इसको? प्रोस्पेक्टिवली। दो चीजें ऐसी हैं जो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होती हैं। एक, पिछले साल का कोई एरर पकड़ा जाए, प्रायर ईयर एरर, उसको करेक्ट करें इस साल में खड़े होके। दूसरा, पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज आ जाए। ये कहां पढ़ेंगे? इसके लिए हमारा पूरा एक चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट, IAS 8 का चैप्टर है, ठीक है जी। उसके अंदर ये तीन चीजें हैं। एक प्रायर ईयर एरर करेक्शन है, दूसरा चेंज इन पॉलिसी है, ये ट्रीटमेंट अभी यहाँ नहीं वहीं पढ़ेंगे। तीसरा है चेंज इन एस्टीमेट। तो चेंज इन एस्टीमेट का ट्रीटमेंट, फिक्स्ड एसेट का, ये ऐसे ही किसी भी एस्टीमेट का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट, चेंज इन एस्टीमेट का ट्रीटमेंट एज अ होल क्या है कि जिस साल में चेंज आया है उस साल को और ऑनवर्ड्स ईयर्स को चेंज करो, पिछले सालों को जो हुआ सो हो उसको चेंज, क्योंकि अंदाजा था ना उनको छेड़ने की, क्योंकि हम अंदाजा अपने बेस्ट जजमेंट लगाते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट, हम अपनी बेस्ट जजमेंट लगाते हैं अपनी तरफ से। तो उसमें अगर 2-3 साल चलने के बाद उस अंदाजे में तब्दीली आ गई तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब और ऑनवर्ड्स इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल से समझाता हूँ कि हमने सोचा था कि 2010 में हमने एक एसेट खरीदा था, ठीक है जी, 2010 में, ठीक है जी। तो 2011, 2012, 2013, जितनी जगह आगे जितने, ठीक है, 2014, 2015, कितने बन गए? 6 साल बने। चलो माशाल्लाह, बड़े ने। अच्छा जी, अब ये हमने सोचा था जी कि हमारा एसेट चलेगा, ठीक है, इतना अरसा, और ये जनाब हमने एसेट ख़रीदा था, ये अब 180 रुपये का, ठीक है। अब आपको पता होगा 180 मैंने क्यों किया 180 रुपये का हमने एसेट ख़रीदा था, ठीक है जी। और हमने ये सोचा था कि ये एसेट 6 साल चलेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड पे हमने इसको डेप्रीशिएट करना था, ठीक है जी। तो 30 रुपये की डेप्शन आ रही है। अच्छा, अब ये चल रहा था काम, 30 रुपये, 2 साल 30 रुपये निकल चुके थे, यहाँ तक के तीसरा साल शुरू होता है और तीसरे साल के पहले ही दिन हमें पता चलता है, ओए होए होए होए, एसेट तो बड़े को 2 नंबर जा निकला है, तो हमारे साथ तो हाथ हो गया है। अब ये इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ क्या है? इस दिन खड़े हैं या आप इस दिन खड़े हैं? एक मिनट मुझे अपना आप तो खड़े तो हो लें ज़रा। ये पाँव आपका एक इधर, एक ऐसे करके आता है, मैंने कल भी कहा था ना ऐसे करके, ठीक है। तो ये आप 1 जनवरी 2012 पे खड़े हैं। इस दिन खड़े होकर हमें क्या पता चला? 4 साल नहीं रह गए, एस्टीमेट हैज़ बीन चेंज्ड। ये 2 साल अब एसेट चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बस रिमेनिंग लाइफ जो है वो, अच्छा ये बढ़ भी सकती है, लेकिन बढ़ने में ज़रा मुझे और काम करना पड़ता ना, तो मैंने चेंज किया एस्टीमेट ज़रा दूसरा, ठीक है। तो एस्टीमेट में क्या चेंज आई जी? जी अब आपने कहा जी इन तिलों में तेल नहीं है, ठीक है जी, ये मशीन तो अगले 2 साल ही चलती हुई नज़र आ रही है, उसके बाद बस कहानी ख़त्म हो जाएगी इसकी, ठीक है जी। तो अब क्या करें? अब देखो 180 का एसेट तो 180 का ही है, वो 30 और 30 डेप्शन होने के बाद इस वक्त 1 जनवरी 12 पर कितने रुपए पर पड़ा है? 100। अब ये 120 मैंने एक्सपेंस आउट करना है अभी भी। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये देखो सर, ये क्या किया था, यहाँ पे 30 निकालने के लिए क्या किया था? 180 बटा 6। तो ऑप्शन 1 120 को बटा 6 कर दें। अच्छा, ऑप्शन 1 180 बटा 6 ही चलाई जाए मिसाल के तौर पे, तो 30 और 30 डेप्रिशिएट होगा, तो 60 और डेप्रिशिएट हो गया, तो बाकी 60 फिर क्या करेंगे?
नहीं ठहर जाना यार, ठहर जाना, फिल्म तो पूरी बना दिया करो यार, की कर दो यार, सारी मजा खराब कर देते हो तुम लोग, कहानी तो डालने दिया करो पूरी, ठीक है। तो अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ना आप लोगों को, आपके जहनों में कुछ और भी जा सकता है ना कि ये ही क्यों करते हैं, कुछ और क्यों नहीं करते, तो कुछ और मैंने कहा ट्राई कर लें। तो अगर 30-30 ही लेकर चले, 30-30 60 120 निकल गया, बाकी 60 कहाँ जाएगा? नहीं गेन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, दूसरा ऑप्शन 120 आ गया, चलो ये तो नजर आ रहा है, 120 को 6 पे डिवाइड कर देते हैं, 120 बटा 6 करो, 20 और 20 ले, ये तो उस तो भी थल्ले रह गया कम, ठीक है। कोई और ऑप्शन बताओ? नहीं 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 वो नहीं, उसके अलावा कोई और ऑप्शन बताओ। तो भाई एक ही हल बचता है कि ये जो बुक वैल्यू, अब बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताए, बुक वैल्यू का मतलब कोई मुझे बताए हैं, जो मैं चाह रहा हूं वो वाला मतलब बताए हैं, जो मेरे दिल में है। प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं होती बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू समथिंग एल्स, कि जो मैं चाह रहा हूं कोई वो बता दे, हाइब्रिड से कोई बता दे, दिल जीत लें आज। ठहर ठहर भाई बताना। ओके लेकिन मैं ये वाला नहीं चाह रहा, मैं जो चाह रहा हूं वो कोई नहीं बता रहा। एक मिनट ठहर, एक मिनट, हाँ तुमने क्या क्या, एक मिनट, आज से लेके एंड तक जितना यूज हो सकता है उतना बुक करिए। बिल्कुल सबने सही कहा है, पर मैं पता है क्या कहना चाह रहा था, जो मैं चाह रहा था वो किसी ने नहीं बताया। बुक वैल्यू इज फ्यूचर डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू इज क्या मतलब? अभी तक एसेट जो डेप्रिशिएट नहीं हुआ वही बुक वैल्यू है ना, यानी फ्यूट्यूरे में, फ्यूट्यूरे समझ तो, फ्यूट्यूरे में जिसने डेप्रिशिएट, फ्यूचर डेप्रिसिएशन है ये, ठीक है, सादा बात, ठीक है। तो ये जिंदगी में आपके काम आती रहेगी बात, चलो थोड़ी सी ऐसे सस्पेंस क्रिएट करके जरा बताई ना तो याद रहेगी, एक काम आएगी, ठीक है। तो ये बुक वैल्यू क्या कहलाती है जी? ये एसेट की फ्यूचर डेप्रिसिएशन, कि ये वो फिगर है जो अभी डेप्रिशिएट होना बाकी है। अब मेरे पास ये फ्यूचर की डेप्रिसिएशन है, मतलब अभी ये डेप्रिसिएशन हम मेरी बाकी है होनी इस एसेट में, तो अब इसको मैंने खत्म करना है, और खत्म करने के लिए मेरे पास अरसा क्या है, अरसा 2 साल, तो अरसा 2 साल के ऊपर, तो ये क्या है, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, और डिवाइड कर देंगे इसको रिमेनिंग लाइफ, वो कितनी है 2। अच्छा यहीं पे लाइफ बढ़ जाती तो क्या होता, फिर हम पुराने हिसाब से चलते तो पहले डेप्रिसिएट हो जाता, यूज हो ही जा रहा होता। तो इसलिए फिर यहां पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ अगर मिसाल के तौर पे 4 की बजाय 6 हो जाती तो क्या होता, 120 बटा 6 करके 20 20 20 20 20 20 करके पूरा कर लेते। तो बेसिकली असूल क्या है, ऑप्शन इसके अलावा कोई नहीं है हमारे पास, ठीक है, कि हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग, एक और काम ना करूं, बाय यूजिंग नहीं, बाय डिवाइडिंग, मतलब फॉर्मूला लिख देते हैं ना, बाय डिवाइडिंग दिस बुक वैल्यू विद रिमेनिंग लाइफ। जरा याद करने के लिए कह दिया, अभी मिसाल के तौर पर रिड्यूसिंग बैलेंस हो तो वहां पे तो लाइफ नहीं, वहां पे रेट है, तो रेट निकलता है तो उस फॉर्मूला में लाइफ यूज होती है, तो रिमेनिंग लाइफ वहां पे अभी करते हैं सवाल में यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली क्या करना है, नहीं वैसे ये अच्छा नहीं लग रहा जनरली, ठीक है, वो बहरहाल समझ आ गई आपको, ठीक है ना। तो बुक वैल्यू को यूज करेंगे, जो एस्टीमेट चेंज के दिन की बुक वैल्यू उसको यूज करेंगे, और जो उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ आपने निकाली है उसको यूज करेंगे, ठीक है जी, डन हो गया और सही है। अच्छा कहने लगा था मैं कि ये जो अब एस्टीमेट चेंज है इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं हम, प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि अब यहां पे जो मेरा सवाल बना है उस सवाल के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा जी आप बुक वैल्यू रेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट 120 है और रिमेनिंग लाइफ 2 है, तो फिर 120 डिवाइड बाय 2 कर दें, -60 करके इसको खत्म करें। अब आप देखें तो मैंने 10 और 11 को कुछ भी नहीं कहा, जो हुआ सो हुआ, अंदाजा था उस वक्त अपने, हमारी नीयत में कोई फर्क नहीं था, अंदाजा था, वो अंदाजा 2 साल बाद चेंज हो गया, तो जो हुआ सो हुआ। अब हमने क्या करना है, 12 में खड़े होकर एस्टीमेट चेंज हुआ है ना, तो 12 को सही करो और 12 के बाद आने वाले अरसे को सही करो, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव, और रिट्रोस्पेक्टिव कहते हैं जब से कोई चीज चली आ रही है वहां से सही करके लाओ, वो हमने अभी नहीं सीखना, वो इंशाल्लाह वॉल्यूम 2 का चैप्टर पहला है, और वो कहीं जाके हम 60 लेक्चर्स प्लस जब होते हैं तो हम वो शुरू करते हैं, ठीक है ना, 60 के आसपास, ओके। तो बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट ये चाहिए होती है हमें, और रिमेनिंग लाइफ इसी दिन खड़े होकर, ये दोनों चीज़ें इसी दिन खड़े होकर, ठीक है। अच्छा मैं बताने लगा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात हो रही थी, कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग बुक वैल्यू, ये वाली जो एट द डेट ऑफ चेंज है, ठीक है जी।
और दूसरा रिमेनिंग लाइफ भी जो कौन सी है, इसी दिन पे एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। ठीक है जी। चलो उसके बाद मैं बताता चलूँ आपको कि एस्टीमेट चेंज is accounted for prospectively, ठीक है जी। मतलब प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट नहीं। ठीक है जी। प्रोस्पेक्टिव का मतलब आसान सलीस अंग्रेजी में, उर्दू में नहीं अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये जनाब आपका चेंज इन एस्टीमेट है। बाकी इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक काम ठहरो करने दो। थोड़ी तस्वीर खींचने वालों के लिए तस्वीर बेहतर हो जाए ना, जरा 1 मिनट खलो जाओ। खैर इतना फ़र्क पिया कोई नहीं, इसको अगर इधर ले आऊँ थोड़ा और बेहतर हो जाएगी। अब ये मेरे मसाइल हैं ना, अब आपको क्या है इससे। ठीक है जी। तो चेंज इन एस्टीमेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चला गया ये, और एग्जाम्पल आ गई ये। ठीक है, अब बस ये थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो इसमें जो सिचुएशन बन सकती हैं वो 3-4 छोटे छोटे सवालों में बनाई हुई हैं, उनको कर लेते हैं। इजी नहीं लेना है इसको, इजी है मगर इजी इस तरह से नहीं लेना कि हाँ ठीक है बस ठीक है हो गया, नहीं, ये आगे तंग करेगा आपको जाके। बड़े बड़े सवालों के अंदर ये है छोटी सी चीज़, लेकिन जो यहाँ पे सिखा रहा हूँ गड़बड़ हो जानी है अगर नहीं सीखा तो। ठीक है, क्योंकि बड़ी एक अहम बात आज बताऊंगा आपको, एस्टीमेट चेंज। चलो पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, फिर ये वाला जुमला ले पाऊंगा एंड पे। ठीक है जी, हटा लूंगा अब इसको यहां से। क्वेश्चन 43 जी, हो तो गया ही होना है, लेकिन अब क्विकली ज़रा 43, 44, 45, 46, 47 तक हैं, ये सारे करने हैं हमने, अभी फटाफट करने हैं। ठीक है जी, फटाफट। मिस्टर उमर परचेज्ड एन एसेट, लो जी ਤੁਹਾਡੇ उस्ताद ने एसिड ही परचेज कर लिया। सर उमर परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 20,000 ऑन यकम जनवरी 12। लाइफ ऑफ एसेट इज 10 साल एंड इट्स आरवी इज 2000 ऑन यकम अप्रैल 14। पहले लेते आओ थे चेंज इन एस्टीमेट। क्यों पढ़ा आगे तुम लोगों ने, क्यों पढ़ा? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक बात समझाई हुई है, एक बार कही हुई है, 10 बार कहूंगा तब भी समझ नहीं आएगी। आइए थोड़ी सी समझ। तो यकम जनवरी 14 पे जो चेंज आना है भाई, वहां तक पहुंचो तो सही भाई। आज यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि सारे सवाल कोशिश करते हैं हो जाए। नजर आएगा कोने वालों को? नहीं तो थोड़ा इधर आ जाए इधर। आपको नजर आएगा? आपको नहीं नजर आएगा तो चेंज कर लो सीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर 158। लो जी बिस्मिल्लाह, शुरू हो जाओ भाई। डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट। एसिड का नाम नूम तो कोई नहीं है। अच्छा अब देखो बच्चों, मैंने नहीं इस फॉर्मेट की जान छोड़ी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ी इसकी जान। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट का क्या है, कॉन्सेप्ट असल में तो यहां पे सारा चल रहा होता है। वो कॉन्सेप्ट हमारा, मेथड 3 हमने किए एक ही कॉन्सेप्ट से किए। ठीक है, क्योंकि ये एक ही फॉर्मेट पे किए। फॉर्मेट ये असल में फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट असल में हमें एसिड की बुक वैल्यू किसी भी वक्त बता रहा होता है। बाकी अकाउंटिंग तो सारी यहाँ चल रही है बीच। ठीक है, अब यकम जनवरी 12 को खरीदा है, यकम जनवरी 12 पे कॉस्ट है एसिड की, बताओ है कितनी? 20,000 है। कहते हैं रुपीज इन 1000 करो, फायदा ही है मुझे वैसे इसके मशवरे का। अच्छा उसने ऐसे रिक्वायर क्या किया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसमें निकल आएगा ना। बस अगर रिक्वायरमेंट इस तरह से हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूरा लिख देना, ये वर्किंग ना कहना इसको, ये रिक्वायरमेंट बन जाएगी। इसी तरह से एक्सट्रैक्ट्स मांग ले अगर, तो भी ये वर्किंग बन जाएगी। और एक्सट्रैक्ट्स में अब आपको पता है 2 ही चीज़ें जानी है,
मतलब एक्सट्रैक्ट ये वर्किंग इस तरह से हो जाए तो एक्सट्रैक्ट तो ऐसे मतलब यकीन करें आपका फेवरेट काम हो। क्या है, डेप्शन एक्सपेंस चाहिए यहां से निकाल लोगे, बुक वैल्यू एसेट की बैलेंस शीट में जाती है वो भी यहीं से मिल जाएगी, कोई वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं इसके बाद। ठीक है, चलें चलें चलें, डेप्रीसिएशन निकालें जी। लाइफ गिवन है कितनी है जी, लाइफ ऑफ 10 साल है और 12 और 13 में यही लाइफ यूज करो तो डेप्रीसिएशन 20 रेजल वैल्यू है सवाल में कितनी, 2000 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज 1.8, बुक वैल्यू 18 पॉइंट। वैसे मैनू केड़ा फर्क फायदा है, चलो खैर गुजारा तो हो ही गया, फिर भी कुछ सिफरें तो बच गई। 31 दिसंबर 12 को ये काम हो गया जी। अब 13 वाला साल भी डेप्रीसिएशन हो जाएगी। और इधर देखो मैं जान के लिख रहा हूँ, हालांकि स्ट्रेट लाइन में पर्चे में आपने दोबारा फॉर्मूला क्यों लिखना, ऊपर लिख तो दिया, रिपीट हो रहा है, लेकिन मैंने आपको जरा पक्का करा रहा है इसलिए मैंने दोबारा लिखा 1.8। स्ट्रेट लाइन की खसूसियत हर साल डेप्रीसिएशन बराबर होती है, देख लें हर साल बराबर ही आ रही जी 16.4। ये जनाब हमारी बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 13 पर। ठीक है जी, और 16.4 और अब सवाल में आकर जो हमने देखा तो 31 दिसंबर 13 से अगला दिन है यकम जनवरी 14, और वो कह रहा है यकम जनवरी 14 पर क्या हुआ, तो ये 11 12 और 13 गुजर गया, ये 14 के साल के अंदर पहले दिन जाके ये एस्टीमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है जी, इट इज एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज ओनली, अब देखो ना 10 साल वाला एसेट अगर 2 साल गुजार चुका था तो रिमेनिंग लाइफ बनती कितनी थी 8, लेकिन चेंज हो गया एस्टीमेट, अब रिमेनिंग कितनी है 6। तो फिर सिंपल क्या सिखाया आपको, बोलो क्या सिखाया आपको, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, लाल बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट चाहिए होती है, और रिमेनिंग लाइफ भी इसी दिन, किस दिन, जिस दिन एस्टीमेट चेंज आया। अब ये 31 दिसंबर 13 का मतलब आपको मैंने पहले दिन से ही बताया हुआ, यकम जनवरी 14 भी होता है, और यही वो दिन है जिस दिन एस्टीमेट चेंज आ रहा है। तो बुक वैल्यू इस वर्किंग ने हमें खुद ही दे दी, और इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं हम, लेकिन वो भी निकालने की जरूरत नहीं है, वो भी उसने खुद दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन अब ऑनवर्ड्स 14 की डेप्रीसिएशन के लिए बुक वैल्यू 16.4। अच्छा, सवाल में कहीं पे रेजिडुअल वैल्यू के बारे में कोई छेड़खानी किया उसने, इसका मतलब रेजिडुअल वैल्यू अगर 2000 थी तो अभी भी 2000 ही है, तो 16.4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। इंपॉर्टेंट थिंग इज बुक वैल्यू भी यकम जनवरी 14 की और रिमेनिंग लाइफ भी इसी दिन खड़े होकर यकम जनवरी 14 पर खड़े होकर निकाला करनी, ये नहीं भूलना बस आपने। ठीक है, तो इस दिन खड़े होकर लाइफ कितनी है उसने खुद बता दी 6 ईयर्स, तो डिवाइड बाय 6, आंसर इज 2.4। जाहिर सी बात है अगर आपके एसेट की लाइफ कम रह गई है तो अब ज़्यादा डेप्सिट करके ख़त्म करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आपकी बुक वैल्यू मैंने क्या बोला आपको, ये फ्यूचर की डेप्रीसिएशन होती है। ठीक है, और लाइफ बढ़ जाए तो ये कम हो जाएगी डेप्शन एक्सपेंस, अगर लाइफ कम हो रही है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो बुक वैल्यू 14 और ये जनाब 14 की डेप्रीसिएशन आ गई, अब 15 की डेप्रीसिएशन। अब देखो अगले 6 साल अगर फिर से कोई और एस्टीमेट चेंज ना हो तो अगले 6 साल यही सेम फार्मूला लगता जाएगा, स्ट्रेट लाइन जो है। ठीक है, मैं फिर भी लिखता हूँ एक फार्मूला, डेप्रीसिएशन 16.4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6, 2.4 एंड सो ऑन, यहाँ तक के 6 साल पूरे हो जाएंगे और एसिड की एंड पर 2000 की चेक कर ले, अगर चेक करना चाहे तो चेक कर ले, मैं तो बस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप चेक कर लें, मैं सांस ले लेता हूँ तब तक। 15 वाले साल की डेप्रीसिएशन और 15 के एंड पर बुक वैल्यू। ठीक है जी, कितनी आ रही है बुक वैल्यू 11 पॉइंट। अब ये मज़ीद अगर आप सिर्फ 4 साल और आगे बढ़े ना तो ये आपका 2 रुपीज़ यहाँ पे रह जाएगा, आपका एसेट डेप्रीशिएट हो जाएगा जितना होना। ठीक है जी, बहरहाल ज़रूरत नहीं है चेक करने की, अगर फिर भी दिल कर रहा है तो करें, मुझे क्या। तो जो गुजर गए थे साल गुजर गए थे,
जब एस्टीमेट चेंज आया तो उस साल को 14 वाला साल ये पड़ा है, ये 14 का साल है, ये 14 का ओपनिंग बुक वैल्यू है, 14 की डेप्रिसिएशन और ये 14 के एंड की बुक वैल्यू है, ये 2014 का साल है। तो इसको चेंज किया हमने, बस इसमें डेप्शन चेंज हुई है और उससे ऑनवर्ड अब चेंज हो गई है। फिर जब तक कोई एस्टीमेट चेंज ना आए तो अब ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्शन बराबर आती है। ये डेप्शन का चेंज होना हमारे एस्टीमेट चेंज होने की वजह से, ठीक है, वरना देख लो आगे फिर दोबारा से बराबर हो गया। मुझे पता है आप लोगों ने ये सवाल किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी ये चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बतानी है आप लोगों को, सिखानी है, यहाँ पे बुनियाद में डालनी है यहाँ पे, ठीक है। सवाल तो हो ही जाता है लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अच्छा जी सुने इधर, ये सवाल में उसने रिमेनिंग लाइफ बता दी थी कि रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 6 ईयर्स। कभी कभी वो ऐसा करता है जो कि IQ को ज़्यादा पसंद है, वो ये करता है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट्स टोटल लाइफ इज 8 ईयर्स। अब यहाँ पर रिमेनिंग लाइफ आपको खुद निकालना पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगाओ, 8 ईयर्स को अंडरलाइन करके स्टार लगाओ, इधर ऊपर करके उर्दू में लिखो, अगर एस्टीमेट चेंज के दिन वो टोटल लाइफ दे तो रिमेनिंग हम खुद निकालेंगे। अगर एस्टीमेट चेंज के दिन वो टोटल लाइफ दे दे तो रिमेनिंग हम खुद निकालते हैं, तो रिमेनिंग हम खुद निकालते हैं। अगर वो एस्टीमेट चेंज के दिन टोटल लाइफ दे दे तो रिमेनिंग हम खुद निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ऐसे लिख लो, खुद निकाल लेंगे के बाद कैसे कैसे निकालेंगे जी, ये देखो ना, 1 जनवरी 14 पर टोटल 8 रह गई है, ठीक है। अब असल में टोटल कितनी थी, 10, लेकिन 1 जनवरी 14 पर एस्टीमेट चेंज होकर अब क्या रह गई है, टोटल 8। लेकिन हमें टोटल नहीं चाहिए, रिमेनिंग चाहिए। तो हम यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे कि कितने साल एसिड की लाइफ गुजर चुके हैं। तो अगर 8 टोटल रह गई तो 2 उसमें से माइनस कर दो तो रिमेनिंग क्या है, जाहिर है वो 6 ही होना है, वो पहले अलग से बताया हुआ था। यानी कि असल में यूँ है ना, 1 जनवरी 12 को हमने कहा था इस एसिड की टोटल लाइफ 10 साल है। यूँ बंदा कहता है ना यार ये 10 साल चलेगा, टोटल कितने साल चलेगा, 10 साल। 2 साल गुजरने के बाद मैंने कहा नहीं उस्ताद ये अब टोटल 8 साल ही चलेगा। तो टोटल 8 साल चलेगा तो मतलब 2 तो चल चुका ना, रिमेनिंग कितना और चलेगा, ये निकालना पड़ जाता है आपको कभी कभी अगर वो टोटल खुद दे दे, ठीक है। ठीक है उस्ताद। तो ये दोनों तरह से दे सकता है। खैर चलें, अगला सवाल जो था उसके अंदर शायद यही काम हुआ था। खैर तो 1 जनवरी 15 पर एन एसेट कॉस्टिंग 90 इज परचेज्ड विद RV ऑफ 10,000 एंड लाइफ ऑफ 16 साल। ऑन 1 जनवरी 18 इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल लाइफ इज 10 साल एंड न्यू RV इज। अच्छा अब मेरे दिल में ये आ रही है कि ज़रा इस सवाल को शॉर्टकट से करके देख लें, क्या ख्याल है, ठीक है। इधर ही करें या वहीं चलो वहीं करते हैं। चलो ये 2 क्वेश्चन नंबर 44 है। यानी यहाँ पर भी ये काम हो सकता था, ये अगर आप यहाँ पर इंटू 2 कर देते, जंप लग जाता ना, जंप लगाना सिखाया हुआ है, जंप लगा के हम सीधे आ जाते इधर, छलांग लगा के। जी रिक्वायरमेंट अलग अलग डेफिनेशन की थी, ओके सॉरी, इसकी अब हम रिक्वायरमेंट बदल लेते हैं। फिर नहीं है, इसमें क्या कहा उसने, कैलकुलेट डेफिनेशन फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर। इसमें भी केले की मांगी हुई यार, तो हम बदल लेते हैं ना इसको। इधर देखो मैं रिक्वायरमेंट बदल रहा हूँ इसकी। लो जी मेरी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। लाऊंगा एंड तक। अच्छा एंट्रीज भी मांग सकते थे लेकिन एंट्रीज नहीं है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट ठीक है, अब मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ सवाल को, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 44। लेकिन अच्छी बात यह कि आपको ये बात समझ आ रही थी कि आपने मुझे रोका कि नहीं जंप ना लगाएं, तो ये अच्छी बात है।
ठीक है जी। क्या है पेज नंबर? वही है पेज, तो सब सवालों का वही है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट। यक्कम कब खरीदा? यक्कम जनवरी 2015 पे। कॉस्ट क्या थी इसकी? 90। सवारी 90 न 90, स्पीड 190, ये वाला 90 है। ओके 90। उसके बाद डेप्रीसिएशन अक्यूमुलेटेड निकाल लेते हैं। क्या ख्याल है? देखो ना, अगर यक्कम जनवरी 15 से यक्कम जनवरी 18 के दरमियान में कोई चेंज नहीं है, ये आगे ना रिवैल्यूएशन में भी ये काम आएगा हमें। अगर तो दरमियान में जंप लग सके, अच्छा जंप ना लग सके तो नहीं लगाएंगे, कोई मसला नहीं, आगे चलेंगे ना, आगे रिवैल्यूएशन शुरू होगी। आज होपफुली उसकी बुनियाद वैसे डालने की नीयत थी मेरी। खैर, तो जंप नहीं लग सकता वो कब होता है? जब हर साल रिवैल्यूएशन हो रही हो। हर साल ना हो तो जंप लगा सकते हैं। तो जंप लगाना सीख ज़रूर लें, कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी सीखते जा रहे हैं, आगे बड़े होकर ये काम देंगी। तो यक्कम जनवरी 15 से यक्कम जनवरी 18 तक कोई चेंज नहीं है, 18 में जाके चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यक्कम जनवरी 18 तक जंप लगा के आ जाओ। मैं कहता हूँ 31 दिसंबर 17 ज़्यादा बेहतर है लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे 90 कॉस्ट है, प्रेजेंट वैल्यू सवाल में गिवन है, गिवन है कितनी है? 10,000, ठीक है। तो 10,000 है, इसको आगे पढ़ ही नहीं रहे हम कि क्या हो रहा है। वैसे पढ़ना है, वैसे कह रहा हूँ कि आप आदत बना लो ना, ठीक है। पढ़ा कि यक्कम जनवरी 18 को कुछ चेंज आ रही है, तो फिर भाई पहले यक्कम जनवरी 18 पहुंचेंगे, फिर उसको देखें, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 17 तक पहुंच जाओ, तो 90 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा जी, ये तो आ गई ना एक साल की डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो ईयर से डिवाइड किया है तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आई ना, तो ये एक साल की डेप्रिसिएशन। अब हम चाह रहे हैं कि हम यक्कम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16 और 31 दिसंबर 17 यहां तक पहुंच जाए, ठीक है। तो 3 साल, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 15 आ गया। अब आपने घर पे जो सवाल किया होगा उसमें आपने 3 दफ़ा डेप्रिशिएट करके 75 निकाला होगा, तो अच्छी बात है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वही होगा। ओके, तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो अब ये, तो 75 बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2017। तो ये डेप्रिसिएशन नहीं, दरअसल ये क्या है, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो नहीं है अभी। ओके, अच्छा अब इस दिन आ रहा है चेंज। क्या आ रहा है जी? चेंज। अब वो चेंज क्या आ रहा है? इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल लाइफ इज 10 years एंड न्यू आरवी इज 5,000। अब उसने क्या कर दिया? टोटल लाइफ दी है 10 years, ठीक है। अब 16 वाला जो एसिड था 16 साल चलने वाला, अब वो 10 साल चलेगा, तो टोटल है, हमने रिमेनिंग निकालनी है खुद। तो हम फिर क्या करेंगे? 10 में से जो गुजर गया, कितना गुजर गया? 3 गुजर गए, अभी गिनती किए थे हमने, ठीक है। तो रिमेनिंग लाइफ क्या बनती है? तो कैलकुलेशन शो करूं या समझ आ रही है? तो डेप्रीसिएशन जो है वो अब निकालनी है। तो बुक वैल्यू, इधर देखो, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन, तो ये जनाब बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट यक्कम जनवरी 18, यही बनती है ना, ठीक है। तो बुक वैल्यू हमें मिल गई है कितनी जी? 70। तो इस वर्किंग की एक खूबसूरती ये भी है कि ये हमें बुक वैल्यू उस दिन की दे देती है, एस्टीमेट चेंज इस दिन आ रहा है, ठीक है। तो 75 ये रिवाइज हो गई है तो रिवाइज लो, नहीं रिवाइज हुई होती तो वही पुराने वाला 10 ले लेते, ठीक है। ओके, डिवाइड करेंगे इसको रिमेनिंग लाइफ से। अब रिमेनिंग लाइफ भी इस दिन खड़े होकर निकालनी है, यक्कम जनवरी 2000, बुक वैल्यू भी इसी दिन की और रिमेनिंग लाइफ भी इसी दिन की। तो रिमेनिंग लाइफ आपको निकालना पड़ी कि जी 10 years उन्होंने बताया है, 3 उसमें से गुजर गए तो 7 years, ठीक है। यहां रिमेनिंग लाइफ लिख सकते हो। ओके, तो ये 7 years ये सब कर रहे होते हैं ना, यस सर, ओके सर, आ गई समझ, ये आपको नहीं आई तो नहीं आई, ओके, हाँ बता दिया करो। अच्छा, अब ये तो आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन। आप लोगों के घर वाले सवाल में जो रिक्वायरमेंट थी वो तो हर साल की डेप्रिसिएशन निकालनी थी ना, वो ज़्यादा अच्छा है, आपको पता लगे स्ट्रेट लाइन है तो अगले अगले फिर सालों के अंदर ये सारी जो है ना रूटीन सेम आ जाएगी, ठीक है, सेम डेप्रिसिएशन आएगी, यहाँ तक कि फिर कोई एस्टीमेट चेंज ना आ जाए। तो वो भी सीखना ज़रूरी था, लेकिन अब ज़रा शॉर्टकट भी सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो
मैंने लाना है इसको उठाकर 19 पे, तो इस वक्त हम खड़े हैं 1 जनवरी 18 पे, तो 31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर कितने साल? तो ये भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन नहीं लिखता, मैं डेप्रिसिएशन ही हूँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ओके, वर्किंग है मेरी बस, ठीक है जी। बताओ 20 55, ये जनाब मेरी रिक्वायरमेंट। ओके, और अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना होता तो फिर मुझे हर एक साल की डेप्रिसिएशन अलग मजबूरी थी निकालनी पड़ती। ओके, पर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बदल दी और अपनी जान छुड़ा ली। डन जी। 45 में क्या है? अच्छा सवाल है 45 भी। पार्ट 2 शुरू करना है, करें।